हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग देखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर जो 11th क्लास का है। जैसा कि ये सीरीज़ मैंने GChem बेसिक शुरू किया है जो कि 11th स्टैंडर्ड के लिए कुछ दिन के लिए रिकॉर्डिंग बंद था। अभी आपको रेगुलर वीडियोस मिलेगा इसमें। ठीक है, ये यूनिट नंबर 12 है आपका। ठीक है, ये यूनिट 12 है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है जो कि सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है कि आपको IUPAC नोमेनक्लेचर जानना है। IUPAC नोमेनक्लेचर है ना, तो कैसे निकालते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, उसको देखिए, आप ध्यान से देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि IUPAC नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये IUPAC का फुल फॉर्म क्या हो जाता है आपका, ये है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो इंटरनेशनल आई, यूनियन यू, प्योर का पी एंड अप्लाइड का ए और केमिस्ट्री का सी है ना, तो IUPAC हो गया ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये क्या है, इसके ये एक्चुअली एक यूनियन है जिसने, इसके पहले तक क्या था कि जो भी कोई चीज़ सिंथेसाइज कर रहा है वो अपना अपना नाम देते जा रहे हैं ना। तो इससे क्या होगा ना कि जो वर्ल्ड के किसी दूसरे कोने में बैठे हुए हैं या उसी इंस्टीट्यूट के किसी दूसरे प्रोफेसर या टीचर हो या स्टूडेंट हो, उसको कैसे पता चल पाएगा कि जो नोमेनक्लेचर दिया गया है या जो नाम हम बुला रहे हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन हम वहाँ से अगर हम बोलेंगे कि हमको 1 प्रोपेनॉल चाहिए, ठीक है, लिख के भेजे हमको 1 प्रोपेनॉल चाहिए, अगर उसको वो नाम नोमेनक्लेचर नहीं मालूम है या वो अपने स्टाइल से कोई दूसरा नाम रखते हैं उसका, तो फिर उसको 1 प्रोपेनॉल कहाँ से मिलेगा, है ना। तो उसको समझ में नहीं आएगा 1 प्रोपेनॉल क्या है। तो इसीलिए क्या है कि एक कमेटी बैठी जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, जो डिसाइड करती है कि एक बेसिक रूल बता दिया है कि किस तरह से हम नोमेनक्लेचर को करेंगे। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर का क्या क्या रूल है। उसके पहले तो कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखते हैं कि वो किस तरह दिखेगा, किसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, किसको पेरेंट चेन कहते हैं, किसको ब्रांच कहते हैं, है ना। ठीक है, सो हम लोग इसको देखते हैं। चलिए एक सिंपल सा कंपाउंड ले लेते हैं, CH3 CH CH2 CH CH CH3। यहाँ पर OH लगा दिया, यहाँ Br लगा दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया। ठीक है, तो ये एक साइड चेन है, ये एक साइड चेन है, ये एक साइड चेन है। तो 3 जगह आपने क्या देखा है, साइड चेन देखा। ठीक है, मतलब तीन जगह ऐसा आपने देखा जो कि ये अगर हम इसको अगर देखेंगे, ठीक है, तो ये किस तरह दिख रहा है हमको, ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। तो जिसको हम लोग कहते हैं, हम लोग ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे पेरेंट चेन, है ना। ये नाम वर्ड आप दिमाग में रख के रखिए क्योंकि नोमेनक्लेचर में जो नंबरिंग करते हैं उसके लिए हेल्प आएगा, है ना। तो ये पेरेंट चेन हो गया हमारा। ठीक है, और ये जो अदर देन कार्बन है ना, और एक चीज़ दिमाग में रखेंगे, पेरेंट चेन को आप उतना ही लंबा कह सकते हैं या उतना ही लॉन्गेस्ट होता है जो नंबरिंग में, कि हमेशा कार्बन ही रहे। कार्बन के अलावा अगर कुछ और आ जाता है बीच में तो वहाँ पर वो पेरेंट चेन की लंबाई ख़त्म हो जाती है। सपोज़ कि अगर हम यहाँ CH3 CH2O CH2 CH3, है ना, CH2 CH3 कर दिए, तो यहाँ पर पेरेंट चेन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो ये हो जाएगा पेरेंट चेन आपका। ठीक है, ठीक है, और ये आपका सब्सिडियरी हो जाएगा, मतलब उसका ब्रांच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर बीच में यहाँ ऑक्सीजन आ गया, करेक्ट, ये ऑक्सीजन आ गया। जब तक एक सीक्वेंस में है कार्बन, है ना, कंटिन्यू कार्बन जा रहा है, तो आप उसको पेरेंट चेन का दर्जा दे सकते हैं। लेकिन बीच में जैसे ही कोई हेट्रो एटम्स आ गया, मतलब कार्बन के अलावा अगर कोई और एटम आ जाता है बीच में, तो आप वहीं पे पेरेंट चेन को रोक देंगे और दोनों तरफ में से जिसमें भी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन रहेगा उसी को आप पेरेंट चेन मानेंगे, दूसरे को नहीं। ठीक है, तो अब देखिए, अब इस पेरेंट चेन में जो ये OH लगा हुआ है, ये OH क्या है, ऑक्सीजन दूसरा एटम है। ठीक है, अदर देन कार्बन है, तो इसको हम लोग कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये भी अदर देन कार्बन है, ब्रोमीन, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब ये क्या है, देखिए, ये इसी कार्बन जो ये चेन जा रहा है ना, इस चेन में ये नीचे की ओर आया हुआ है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, इसको फंक्शनल ग्रुप नहीं कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे ब्रांच। तो ये नाम सबसे आपको जस्ट अभी एक आइडिया रखिए, है ना, क्या, क्योंकि ये आपको काम आएगा अभी आगे चल करके, जैसे ही नोमेनक्लेचर हम लोग इसका शुरू करेंगे, है ना। तो OH फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, मतलब अदर देन कार्बन भी, ब्रोमीन भी अदर देन कार्बन है, तो ये भी क्या हुआ, आपका फंक्शनल ग्रुप हुआ। ये क्या है, कार्बन ही है,
तो ये क्या हो जाएगा आपका ब्रांच में आएगा, ठीक है। जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ ये ब्रांच आ जाएगा, करेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया ये आपको। अब जो है उसमें हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एल्केन का जो है नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे हम लोग। जो एल्केन है ना, एल्केन है ना, तो एल्केन में क्या है देखिए, एल्केन में अगर हम एक हाइड्रोजन को हटा लेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका एल्काइल, YL लग जाएगा, है ना, ANE हट करके YL लग जाएगा, ठीक है। ये कौन सा हो गया, कॉमन मेथड में हो गया, है ना, एल्काइल हो गया। जैसे हो गया एल्केन आपका, जैसे CH4 है, CH4 क्या है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं मीथेन, है ना। इससे एक हाइड्रोजन अगर हटा दिए तो ये क्या बन गया CH3, तो यहाँ हाइड्रोजन हटा तो यहाँ एक गैप रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे मिथाइल। देखिए मीथेन, मिथ लिया, ये ANE हटा यहाँ से और यहाँ पर YL लग गया तो मिथाइल हो गया ये, करेक्ट। उसी तरह से अगर ये ग्रुप है आपका CH3 CH CH3, है ना, एक लगा यहाँ पे, तो ये क्या हो गया आपका आइसोप्रोपाइल, ठीक है। क्योंकि ये तो अगर यहाँ पर हाइड्रोजन रहता तो ये प्रोपेन होता, लेकिन आपने इस पोजीशन से निकाला, है ना, सेकंड पोजीशन, सेकंड कार्बन से निकाला हाइड्रोजन को, इसलिए आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल क्यों कि अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसको अगर यहाँ पे हम रखेंगे CH3 CH CH3, ठीक है, और ये यहाँ से हाइड्रोजन गायब हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम बीच में इमेजिनरी लाइन एक खींचते हैं, ठीक है, तो इसका इस साइड में और इसका इस साइड में समान है, इसलिए ये वर्ड आइसो यूज़ हुआ है ना। तो आइसो का मतलब क्या है, सेम, है ना, दोनों साइड में क्या है सेम है, इसीलिए यहाँ पर ये आइसो वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है। तो आइसोप्रोपाइल, ये तो प्रोपेन है, हाइड्रोजन एक गया इसलिए प्रोपाइल YL लगा, लेकिन किस पोजीशन में गया है तो आइसो पोजीशन में, मतलब कि दोनों साइड में जब बराबर कार्बन है, बीच में इस कार्बन से चले जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसो पोजीशन, ठीक है। उसी तरह से आपका एक और आ गया CH3, है ना। ये सब जस्ट टर्म सब आप दिमाग में रखिए, फिर हम लोग एक्चुअल नोमेनक्लेचर में जाएंगे। CH3, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। ये एक्चुअली 1 2 3 4 है, तो ये ब्यूटेन था, उसमें से आप सेकंड पोजीशन का हाइड्रोजन आप चाहिए, इस पोजीशन से हाइड्रोजन निकालिए या इस पोजीशन से हाइड्रोजन निकालिए, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ही कहलाएगा, ठीक है, ठीक है। और अगर इस पोजीशन से अगर हाइड्रोजन निकालेंगे या इस पोजीशन से निकालेंगे तो वो ब्यूटाइल कहलाएगा, नॉर्मल ब्यूटाइल, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल, करेक्ट, क्योंकि आपने इस पोजीशन से निकाला है यहाँ से, ठीक है। अब अगर इसको आपको आइसोब्यूटाइल करना है तो कैसे करेंगे आप, CH3, है ना, CH CH2 CH3, इस कार्बन से अगर आपने निकाला तो ये हो गया आपका आइसोब्यूटाइल। देखिए कैसे, तो इसको इस तरह से लिखिए CH3 CH CH3, ठीक है। और यहाँ पर आपका CH3 एक और था, लेकिन वहाँ से आपने एक हाइड्रोजन को निकाल लिया, यहाँ से फिर से आप इमेजिनरी लाइन डालिए यहाँ पे, देखिए इस साइड में और इस साइड में बराबर है, तो इसलिए ये वर्ड आइसो यूज़ हुआ, तो ये आइसोब्यूटाइल। तो दिमाग में यही रखना है कि कहाँ से हाइड्रोजन गायब हो रहा है, ठीक है। और वही हाइड्रोजन अगर यहाँ से गायब होता, इस कार्बन से गायब होता, तो ये हो जाता आपका टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। अब कुछ और टर्म है जिसको देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सीधे नोमेनक्लेचर में जाएंगे। जैसे कि आपका आता है वर्ड रूट, है ना, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है, जैसे वर्ड रूट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जैसे देखिए, जब एक कार्बन रहेगा, है ना, एक कार्बन रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मिथ, अगर 2 कार्बन रहेगा तो उसको बोलेंगे इथ। मतलब जैसे आपको, जैसे अगर मीथेन का, जैसे यहाँ पर हम CH4 है या CH3 जो भी है, तो यहाँ कितने कार्बन है, 1 है, तो इसको हम लोग मिथ, ठीक है। उसी तरह से अगर 2 कार्बन है, जैसे मान लेते हैं CH3 है ना, 2 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इथ। अभी पूरा नाम ये नहीं किए हैं, इसलिए इसका बाकी का पार्ट हम नहीं लिखे हैं, ठीक है। ये हो गया C2। अगर 3 कार्बन रहा तो इसको प्रोप, है ना, 4 कार्बन रहा तो ब्यूट, 5 कार्बन रहा तो पेंट, है ना, ऐसे करके बढ़ते जाएगा, हेक्स, है ना, हेप्ट, ठीक है, हेप्ट, है ना, ऑक्ट, नॉन, डेक, ऐसे करके बढ़ते जाएगा, ठीक है, 10 तक। 8 रहेगा तो ऑक्ट, ठीक है, उसके बाद फिर 9 रहेगा तो नॉन, फिर आपका 10 रहेगा तो डिक, है ना, फिर 11 रहेगा तो अनडिक, है ना, 12 रहेगा तो डो डिक, ठीक है, बाई डिक,
फिर अगर आपका अगर 20 रहेगा तो डोडिक, है ना, इस तरह करके आप जो है इसको लिखते जाएंगे वर्ड रूट, ठीक है। तो एक आगे आपका वर्ड रूट, हम बाद में फिर सजाएंगे इसको कि नोमेनक्लेचर में कैसे काम आएगा, ठीक है। एक सिंपल सा नोमेनक्लेचर दे करके इसको एंड करेंगे और फिर डिटेल नोमेनक्लेचर में आगे जाएंगे। तो ये एक वर्ड रूट आपको ज़रूरत था, ठीक है। उसके बाद फिर इसके लिए आपको कभी फंक्शनल ग्रुप की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे फंक्शनल ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो यही फंक्शनल ग्रुप क्या होता है आपका, प्राइमरी सफिक्स या सेकेंडरी सफिक्स में कभी कभी जाता है। तो फंक्शनल ग्रुप जैसे OH लगा हुआ अगर है ना, जैसे अगर एल्कोहल लगा हुआ है तो OH को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, OL, ठीक है। अगर आपका लगा हुआ है यहाँ पे OH के बदले में अगर मान लेते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, AL, ठीक है, करेक्ट। और भी जैसे है मान लेते हैं कि आपका अल्कोहल हो गया, फिर एसिड ग्रुप अगर लगा हुआ है OH, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, ओइक एसिड, ठीक है। अगर मान लो कीटोन ग्रुप लगा हुआ है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ONE, ठीक है। तो इस तरह से जैसे जैसे आते जाएगा फंक्शनल ग्रुप हम लोग उसको डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। अभी जस्ट हम लोग अभी शुरुआत करेंगे नोमेनक्लेचर का किस तरह से है, तो हम एक आपको लिस्ट दे देंगे सारे फंक्शनल ग्रुप का कि किस तरह है। तो ये जो OL, AL, ओइक एसिड और ONE जो ये नाम जो लगा हुआ है ये कहाँ लगेगा, ये आपका सफिक्स में लगेगा, है ना। तो सफिक्स में लगेगा कब, जब सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप रहेगा, लेकिन इसका हाई प्रायोरिटी का अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो ये प्रीफिक्स में चला जाएगा, ठीक है। तब ये आपका हो गया, ये सफिक्स में रखेगा, ठीक है। इसका हाई प्रायोरिटी अगर कुछ आएगा तो वो प्रीफिक्स में चला जाएगा। अभी एक और चीज़ जानना है आपको कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है सब में, जैसे मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सब जगह में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, मिथ, उसके बाद फिर ANE लगाएंगे, है ना। तो ANE लगेगा, ठीक है, अगर कार्बन कार्बन डबल सिंगल बॉन्ड है तो। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर कहीं आपको दिख रहा है तो ENE, अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अगर आपको दिख रहा है तो YNE लिखेंगे आप, ठीक है। तो ये तीन चीज़ आप दिमाग में रखेंगे, ANE, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ENE, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड YNE, ठीक है। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखेंगे, ANE, ENE और YNE, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का समझ में आ गया आपको, ये किस तरह करेंगे, हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमको लगता है कि बेसिक जितना था वो अब ये हो गया है। अब सीधे हम जाते हैं कि इसको नोमेनक्लेचर में कैसे बैठाएंगे, है ना। तो नोमेनक्लेचर में लेके जाते हैं इसको। तो सबसे पहले जैसे इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं, एक कंपाउंड हम आपको दे देते हैं, उसके बाद फिर बेसिक नामकरण में हम लोग जाएंगे, CH2, ठीक है, ये है, तो इसी को लिखते हैं हम लोग। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ नॉर्मली हम लोग 1 2 3 4 5 5 है, तो 5 कार्बन है, तो मेरा वर्ड रूट क्या था, पेंट, है ना, ये था CH3 CH2, ठीक है। तो 5 कार्बन के लिए हमारा वर्ड रूट क्या था, पेंट, ठीक है। और सब में कार्बन कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ANE, पेंटेन। अब देखिए ये क्या है हमारा, ये ONE है ना, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन, कीटोन है तो ONE लगेगा, है ना। तो ONE लगेगा तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये E हट करके, है ना, ये हट जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर क्या लिख जाएगा हमारा, कितने कौन से पोजीशन पे, 1 2 3, थर्ड पोजीशन में, तो 3 ONE, है ना, पेंटेन 3 ऑन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पेंटेन 3 ऑन। तो ये इसका नाम हो गया, है ना, पेंटेन 3 ऑन। अब कुछ रूल्स है ना, तो सारे रूल्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या रूल्स है, नोमेनक्लेचर को कैसे हम लोग बनाएंगे कोई भी नोमेनक्लेचर के लिए। ये रूल्स जानने के बाद आपको कोई भी नोमेनक्लेचर में दिक्कत नहीं होगा, है ना, जितना भी नोमेनक्लेचर है सब बन जाएगा UPSC नोमेनक्लेचर, करेक्ट, ठीक है। थैंक यू।